नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती थी, लेकिन अब आपकी ये क्लास है 12 बजे मिलती है। इसमें मेरे द्वारा आपको जीके और जीएस पढ़ाया जाता है। और जब मैं जीके जीएस की बात करता हूं, तो इस जीके जीएस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आज जो सेट करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 59वें नंबर का टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 58 क्लासेस हो चुकी हैं। यानी इतनी क्लासेस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं कि अगर आप इन क्लासेस को भी देख लेते हैं तो आपका जीके और जीएस का जो पार्ट है, जहां पे आप कहीं ना कहीं किसी से पीछे रह जाते हैं, वो पार्ट आपका यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। आप उसमें इंप्रूव कर पाएंगे। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई सीख पाएंगे और इसके अलावा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप यहाँ पे इन चीजों को भी सीख पाएंगे। हमने यहाँ पे जितनी भी क्लासेस दी हैं वो एनालाइजेशन के साथ में दी हैं। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आगे पूछे जा सकते हैं, इन सभी पर हम यहाँ पर ध्यान देखते हैं। और जो भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, निशांत हैं, यूपी पुलिस है, इसी के साथ में जानवी स्टार्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजकुमार यादव भी जुड़ चुके हैं। भाई सभी को यहाँ पे राधे राधे। और आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, शेयर करना है। और शेयर करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास जो है वो मेरे साथ में पूरी क्लास को देखना है, जिससे आपको खुद समझ में आएगा कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीखा है। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। बाकी का मैं बता दूं आपको, यहां पे जो भी क्लासेस दी जा रही हैं, अभी आपको यहां पे कुछ दिन से जीएस की क्लासेस मिल रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ टाइम बाद आपके यानी मंडे आपको 9 बजे से कौन सी क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग की मिला करेगी। और जो आपकी मैथ्स की क्लास है ये आपकी 11 बजे चला करेगी, यानी 11:30 का टाइम 30-30 मिनट सब में कम कर दिया है। क्लास 1 घंटे की है, लेकिन बस टाइम थोड़ा सा पहले कर दिया। आप जीके में जुड़ेंगे तो आप 12 बजे जुड़ेंगे, और फिर शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस भी हमारे साथ में देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आशावाद हूं। हाँ जी भाई, ये फिरोजाबाद का है तो भाई आशावाद तो होगा ही वहां पे। चलो, बाकी का आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप यहाँ पे हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये वास्तव में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाता है। कितने रुपए में भाई? 99 रुपए में। इतने रुपए में आप यहाँ पे एक बार ना, कहते ना, मोमोज भी खाने जाओगे तो 100 रुपए की प्लेट आती है। उतने में आपको यहाँ पे 2 साल का पूरी तरीके से कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपके सारे जीएस के पार्ट होंगे, चाहे वो आपका मूल विधि ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पॉलिटी का पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यादविन सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे ही, हिंदी के लिए सर राज बहादुर सर पढ़ा ही रहे हैं, और आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सब कुछ अगर आपको 99 में मिल जाए तो इससे बेटर आपको कहां जाना है? आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे रुकना है, वो है आपका बाई एससी एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाई एससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप रजिस्टर और लॉगिन करके जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। बाकी का अगर आपके माइंड में हो कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसा पढ़ाने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि हम यहां पे आपको किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्लास को पूरा करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ग्रेटर हिमालय या मिडिल हिमालय का पार्ट को। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले पार्ट को, तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें कराई जाती हैं। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे नोट्स भी आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं। आप यहां पे हमारे साथ में जुड़ेंगे, इस तरीके से मिडिल हिमालय आपको पढ़ाया जा रहा है। मिडिल हिमालय के साथ साथ आपको मिडिल हिमालय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको इस जगह पे मिलने वाला है। कश्मीर घाटी की बात हो, स्पीति घाटी की बात हो, कुल्लू की बात हो, आपको यहाँ पे फूलों की घाटी की बात हो, ये सारे पासेस से रिलेटेड, हिल स्टेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है इनसे कैसे क्वेश्चंस भी बने हैं। तो पुराने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बताए जाते हैं, इनको सॉल्व भी कराया जाता है। तो आप इस तरीके से हमारे साथ में इन प्रकार से नोट्स भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि टीचर यहाँ पे किस तरह से आपको चीजों को पढ़ाता है। बाकी आप फिर लौट के आते हैं हम अपनी क्लास पे, और अपनी क्लास पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यूपीएसआई में जीएस किस तरह से पूछा जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, और इसी के साथ में हम यहाँ पे ये भी चीजों को नोट करेंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी।
उनको नोट भी करेंगे और यही आपके लिए रिवीजन होगा, यही आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स का काम करेगा। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के टाइम पे जो चीजें देखनी होती हैं जल्दी जल्दी में, वो यही काम आती हैं। इसलिए कहता हूं कि आप यहां पे शॉर्ट नोट्स भी तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है और ये क्या कहता है, पूछा जा रहा है कि बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कहीं यानी इन चारों में से किसी देश का पहला परमाणु ऊर्जा या फिर परमाणु रिएक्टर है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूं ठीक है, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत भाई स्नाइपर। इसी के साथ में आपको आंसर देना है। तो आपको अगर मैं कहूं कि अगर रेगिस्तान में परमाणु रिएक्टर खड़ा हो जाए तो क्या होगा, जहां रेती रेत दिखाई देती है, जहां पे आप देखते हैं कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ की धरती कहलाती है, वहां पर अब आपको न्यूक्लियर एनर्जी भी देखने को मिलती है। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि जो मिडिल ईस्ट है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि मिडिल ईस्ट के देश कौन से हैं, तो आपको मैंने यहां भी दिखाए हैं। ये मिडिल ईस्ट का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जो 2012 में स्टार्ट किया गया था। सर अब क्यों पूछ रहे हो, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये 2025 में इसके जो 4 रिएक्टर थे वो सभी ऑपरेशनल हो चुके हैं, वो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और सभी बन जाएंगे तो क्या होगा, यूएई में पूरी तरीके से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का भार कौन अपना लेगा, वो यही आपका परमाणु रिएक्टर अपना लेगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। मिडिल ईस्ट का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है जिसका नाम है बाराकाह परमाणु संयंत्र। और ये पूरे संपूर्ण अरब जगत का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सऊदी अरब सुना होगा, यूएई सुना होगा, कतर सुना होगा, तो ये सारे जो देश हैं इन सब का एक ही परमाणु संयंत्र है। वो कौन सा है, बाराकाह परमाणु संयंत्र। और यही है जो 2025 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। आपके यहाँ पे 4 रिएक्टर हैं और चारों को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका ये हो जाता है। ठीक है जान, नेट स्लो है आपका, किसका स्लो है, हमारा या आपका। और यहाँ पे अमन ने भी आंसर दे दिया है, स्नाइपर ने आंसर दे दिया है और सभी का आंसर आ चुका है। सिग्मा कह रहे हैं गलती हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि हमें ना मौलिक अधिकार मिले हैं और मौलिक अधिकार क्या है, वो हमारे अधिकार हैं, वो हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमारे साथ में स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि हम धार्मिक स्वतंत्र हो जाएं, हम वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पे बोलने की आज़ादी हो। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, क्या आप वो निभा पाओगे, तो आपका आंसर आता है कि नहीं, मैं अपने कर्तव्यों को निभाने पर तत्पर नहीं हूं। और इन्हीं को क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य, जिसमें आपको राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के पास जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें निभानी पड़ेंगी, लेकिन हम निभाते हैं, नहीं निभाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने मौलिक कर्तव्य हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा। भाई आंसर दो, वेलकम वेलकम मैंने कर लिया, आप दूसरे का वेलकम करने लगे हो पड़े हो। आंसर देने की कोशिश करो, क्या मैंने पूछा है मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे ना, ये स्वर्ण सिंह समिति से बनाए गए थे। कितने थे, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसके द्वारा ही यहाँ पे सिफारिश की जाती है कि हमें क्या चाहिए, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। और कर्तव्य जोड़े कितने गए थे, 10 जोड़े गए थे। अब ऐसे ही थोड़ी ना जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने क्या किया, 42वां संशोधन किया। क्या किया, 42वां संशोधन किया। और ये 42वां संशोधन कब होता है, 1976 में होता है। लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 10 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि हमारे पास में मौलिक कर्तव्य हैं 11 और 11वां मौलिक कर्तव्य फिर से जोड़ा गया। और 11वां कर्तव्य हमारा क्या है, नागरिकों को क्या करना, यानी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इसके लिए हमने फिर से संशोधन किया, 86वां संशोधन। और ये 86वें संशोधन के तहत हमने यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। और ये आपका कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल कर्तव्य कितने हैं, 11 कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और आपसे पूछा जाए इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल नंबर 51
ए के तहत यहाँ पे क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख पाए होंगे। क्या है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे शुरुआत में, 10 जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे, तो 42वां संशोधन करना पड़ा था। कब किया था, 1976 में किया था। तो अब हमारे पास में कितने मौलिक कर्तव्य, हमारे पास तो 11 हैं। तो 10 उस टाइम पे जोड़े गए, तो एक कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। इसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा, तो 86वां करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा मौलिक कर्तव्य का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और डॉली भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधे राधे, स्नाइपर ने आंसर दे दिया है। और बाकी के लोग भी आंसर दो भाई, आंसर देने से पीछे क्यों हट जाते हो। गलत टाइप हो गया है तो कोई बात नहीं बेटा, बाद में सही हो जाएगा। और यहाँ पे और लोगों के भी आंसर आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये मैंने आपको यहाँ पे कर्तव्य के बारे में बता दिया है, कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं, तो उन जो हमें निभाने चाहिए लेकिन नहीं निभाते हैं। संविधान का पालन करना है, सबको पता है करना है, लेकिन करते हैं नहीं करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम कभी कभी क्या होता है, आदर करते ही नहीं है। क्या आपने देखा होगा, राष्ट्रगान का भी आदर नहीं किया जाता। हमें राष्ट्रगान पे खड़े हो जाना चाहिए, हमें वहां पे उसको सम्मान देना चाहिए, लेकिन देते हैं नहीं, उसे हटाने का प्रयास करते हैं कि फिल्मों में भी बजाओगे तो हम उसे हटवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता हो, यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसका हनन कर दे, तो क्या होगा। यानी ये तो संविधान के खिलाफ हो गया। और अगर ये संविधान के खिलाफ है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहां पे अदालत के कानून के खिलाफ कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट यहां पे क्या होगा, आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाएंगे। ठीक है, जैसे संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए जिसे यहां पे कोर्ट ही उसे पहले ही खत्म कर दे, कोर्ट ही कह दे कि भाई नागरिकों का यहाँ पे क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। कौन करेगा, कोर्ट करेगा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। और ये जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल के तहत है, तो हमारे पास में हमें प्रोटेक्ट करने वाला एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 13, जिसके तहत हमें न्यायिक से समीक्षा प्रदान की जाती है। और जिसके बाद कानून को खत्म भी किया जा सकता है, नल भी किया जा सकता है, तो शून्य भी किया जा सकता है। और ये जो पार्ट है ना, न्यायिक समीक्षा, ये हमने किससे लिया था, यही क्वेश्चन आपका। हम दे रहे हैं आंसर, हमाओ नाम तो लेना रहे भैया, तुम्हारा नाम भी ले लियो भैया, तुम्हारा नाम का तुमने नाम ही ऐसा रख रखा है तो तुम्हारा नाम बार बार लेंगे तो लोग ये सोचते हैं कि सर अपने के लिए बात कर रहे हैं, सर अपनी वाली की बात कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचना पड़ता है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जान बोलने में ऐसा कुछ ही नहीं है, लेकिन बार बार बोलना जान मेरी जान, इसका फर्क पड़ जाता है कुछ। ठीक है आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। और स्नाइपर ने बताया है यूके। बेटा स्नाइपर फिर गलत हो गए हो। ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट है ना, ये जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति जो होती है, ये यूएसए से होती है, ऑप्शन नंबर ए से होती है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और जो आंसर दिया है किसने, जान ने आंसर दिया है। ठीक है, खुश इसी बात से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। आप एक बात जानते होंगे कि हमारे भारत में एक मंदिर है जो जिसका झंडा हवा के विपरीत यहां पे लहरता है। यानी आप देखते हैं ना कि हवा अगर पूरब की ओर चल रही है तो वो झंडा जो है वो पश्चिम की तरफ लहराता हुआ दिखेगा। और वो मंदिर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि वो ऐसा मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर, जिसे कहा जाता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और अगर ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है तो किसी ना किसी के द्वारा इसे बनवाया गया होगा। तो किस राजा ने इसको बनाया था और इसे पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, तो आप नाम पूछ रहे होंगे कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ था। तो जल्दी से बताइए कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, किस राज्य में करवाया था। और यहां पर ये आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अच्छा, अगर इतना ही, अगर मेरे मुंह से इतना ही अच्छा नाम लगता तो मैं अपना 100 बार नाम लेता। ठीक है, भगवान का नाम लो, वो ज्यादा बेटर है। स्नाइपर का आंसर आ चुका है जी बी, और जान का आंसर है सी। और बाकी के लोगों को, स्नाइपर ने भी आंसर दे दिया। भाई और लोग भी आंसर दो यार, जुड़ जाते हो। केवल देखने से क्या फर्क पड़ता है, देखना नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चंस के आंसर भी देने, इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व होने के बाद में आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि आप यहाँ पे इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो फोकस बढ़ जाएगा। और फोकस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हम चाहेंगे कि हमें इसका
आंसर मिले, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी मेरा आंसर सही गया है या नहीं गया है। अगर सही है तो मैं कहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरे को मजा सा आ गया, लेकिन अगर आपका गलत है तो आप कहेंगे कि मुझे अब नया सीखना है, यानी इसका तो आंसर मुझे पता चल गया, अब ये मुझसे गलती नहीं होगी, अब नेक्स्ट वाले का आंसर मेरा सही जाएगा। तो वहां पे कंपटीशन भी बढ़ता है, इसलिए कहता हूं कमेंट बॉक्स में जुड़ा करो, आंसर भी दिया करो। चलते हैं यहां पे आंसर, जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। भारत का ये रहस्यमयी मंदिर भी माना जाता है। झंडा यहाँ पे हवा के विपरीत यहाँ पे लहराता हुआ दिखता है। और ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। और इस गंग वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे अनंत वर्मन था जिसका नाम। यहां पे इसकी शैली जो थी, तो कौन सी शैली से बनाया गया है, तो आप कहेंगे कलिंग शैली से बनाया गया है। तो इसका निर्माण जो हुआ है वो कलिंग शैली से निर्माण हुआ है। जहां पे आप देखते हैं कि हमारे पास में शिखर होगा तो ऊंचा होगा। आप यहां पे देखेंगे कि हमारे यहां पे रथ यात्रा भी निकाली जाती है इसके लिए। महाप्रसाद की परंपरा भी इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया एक मंदिर है, जिसलिए इसका नाम भी क्या है, जगन्नाथ मंदिर। तो आंसर क्या हो गया इसका, मैंने तुक्का लगाया, डॉली ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, कलिंग। बेटा कलिंग में कलिंग शैली से बनाए हैं, लेकिन आंसर इसका जो है वो गंग वंश है। तो गंग वंश के द्वारा गंग वंश के द्वारा इसका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इस पर भी फोकस करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बेटा एक बार मैंने जो बताया ना आंसर सही है बिल्कुल, और ये आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है जो कि मैंने आपको बताया है। मेरा तुक्का सही है, अगर ठीक है तुम्हारा तुक्का सही होगा तो। कलिंग डायनेस्टी से नहीं है, मैंने कहा गंग वंश से है। कलिंग डायनेस्टी उस टाइम पे थी तो उसका उसी की शैली में इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी का मैं आपको वो इसका कहते हैं ना प्रूफ चाहिए, तो मैं प्रूफ भी आपको कल लाके दे दूंगा, यानी कल की क्लास होगी तो उस क्लास में आपको मैं प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मान लो कोई सरकारी अफसर है, वो क्या करता है, वो ना रिश्वत लेता है, और अगर उसने रिश्वत ले ली तो उसे कौन पकड़ेगा, बताओ। अगर उसने रिश्वत ले ली तो उसे कौन पकड़ेगा, ऐसा कौन है जो यहां पर उसे पकड़ने का काम करेगा, तो आप कहेंगे ना वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। तो सीवीसी के द्वारा यहां पे क्या किया जाता है, कोई भी अफसर है उस पर निगरानी की जाती है। कोई ऐसा अफसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर कोई भी सरकारी पद पर हो, तो उस पर निगरानी रखने का काम कौन करता है, वो सीबीसी करती है, जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब इसके लिए किसी ना किसी ने स्थापना के लिए क्या किया होगा, अपनी सिफारिश की होगी। आप भी तो जाते हैं ना, कोई भी चीज अपनी घूस कब देते हैं, सिफारिश करने के लिए तो देते हैं कि भाई मेरा काम पहले कर देना। तो इनके लिए भी किसी ने सिफारिश की होगी, जिसमें कहा गया होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की हमें जरूरत है। तो उनमें से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सिफारिश की गई थी, और आंसर बताया है यहां पे स्नाइपर ने, जान ने और डॉली ने। तीनों ने जो आंसर दिया है वो आपका बताया है क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही है। संथानम समिति के द्वारा यहां पर सीबीसी की सिफारिश की गई थी, और जैसे ही सिफारिश की जाती है उसके बाद इसका निर्माण भी कराया जाता है। तो निर्माण की अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे 1964 में स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, सीबीसी की 1964 में क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप यहां पे देखते हैं सीबीआई ही है, एक प्रकार से सीबीआई भी हमारे पास में, लेकिन इस पर काम कौन करेगा, वो सीवीसी करेगी। ये ईमानदारी सुनिश्चित करने का काम करेगी। और ये इसका हेडक्वार्टर भी हमने कहां बनाया, न्यू दिल्ली में बनाया। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाए हमारा क्या कोई एक्ट है इस आयोग को बनाने के लिए, तो आप कहेंगे सीवीसी एक्ट है, जो 2003 में पास हुआ था। कब हुआ था, 2003 में पास हुआ था। और इसी एक्ट के तहत हमने क्या बनाया, आयोग बनाया। तो आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन और कर लूं, ये संवैधानिक है या फिर ये गैर संवैधानिक निकाय है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्या ये संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है, क्या आंसर होगा। स्नाइपर चित्रांशी का भाई, स्नाइपर को क्या पता, स्नाइपर पड़ोसी थोड़ी है उसका।
जिद्दी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हाँ जी, कवि जान है, स्नाइपर है, जिद्दी है, ऐसे ऐसे नाम के यानी फेक आईडी वाले नाम के लेके आ जाते हो। भाई कम से कम असली नाम तो बताया करो। चलो, किसी ने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। मैं आपसे अगर कहूँ कि अगर भारत में, अगर यहाँ पे बोला जाए कि मान लीजिए अगर भारत है और भारत में क्या मिलते हैं, जूते मिलते हैं, और जूते जो मिलते हैं वो 80 रुपए के मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि सर जो यूएसए है ना, अगर मैं कहूं इंडिया में कोई भी चीज 80 रुपए की मिलती है, कितने रुपए की, 80 रुपए की मिलती है, तो यूएसए में वो चीज कितने की मिलेगी, तो आप कहेंगे सर वो $1 की मिलेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि $1 जो है ना वो 80 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो डॉलर की जो कीमत यहां पर तय की जा रही है, तो डॉलर की सही कीमत क्या होगी और उसे तय करने का काम कौन करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। एक होता है निश्चित विनिमय दर और एक होती है लचीली विनिमय दर। तो उन दोनों को समझ लेते हैं। एक होती है निश्चित और एक होती है फ्लेक्सिबल, जिसे कहा जाता है लचीली विनिमय दर। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि निश्चित वाली है ना, इसको देखरेख करने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। और लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल का काम कौन करेगा, बाजार करेगा। जैसे आप आज के टाइम पे देखते होंगे कि पहले पेट्रोल के दाम सरकार तय करती थी कि 2 रुपए बढ़ा दिए, 4 रुपए बढ़ा दिए, अब 80 रुपए का है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बाजार के द्वारा निर्धारित होता है। तो आप रोजाना देखते होंगे कि आज 99 रुपए का है, कल जो है वो 98 रुपए 97 पैसे का है, परसों गए तो 100 रुपए 1 पैसे का है। तो ये जो हो रहा है ये बाजार द्वारा निर्धारित है, इसलिए वो लचीली विनिमय दर कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब है सरकार तय करेगी ना, तो उसको कुछ दिन के लिए तो क्या करेगी, स्थिर रखेगी, फिर उसके बाद जब उसे जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी, वो उसे चेंज करेगी। और ये जो है ना वो रोजाना परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तनशील हो गया। फिर तो एक बात समझ में आ गई। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सा चलता है, तो हमारे यहाँ पे जो चलता है ना वो फ्लेक्सिबल चलने लग गया है। एक्सचेंज रेट को लॉन्ग टर्म में कौन सा सिद्धांत एक्सप्लेन करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे पीपीपी थ्योरी करेगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यानी इस एक्सचेंज रेट को कौन कर रहा था, कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन होगा जिसकी वजह से ये चल पाएगा, तो आप कहेंगे वो हमारा ना परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है। ये थ्योरी किसके अंदर आती है, पीपीपी के अंदर आती है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसके अंदर आता है, तो पीपीपी के अंदर आता है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुद्रा का मूल्य घटाया जाता है, मुद्रा का मूल्य संतुलन किया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे आप यहाँ पे किस पे, प्राइस लेवल पर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना मैंने ये चीज बताई है ना, दो तरीके की, एक होती है लचीली, तो लचीली किसके अंदर आती है, वो परचेस पावर पैरिटी के अंदर आती है, पीपीपी मॉडल के तहत यह काम करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा जो मूल्य होता है वो रोजाना डिसाइड होता है, वो परिवर्तनशील रहता है। सर रेड में रेड वाइन देख, चले आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे क्या कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपनी इच्छा से ना धर्म बदल दे, फिर क्या होगा, क्या उसे संविधान रोक सकता है, आपका आंसर क्या, अपनी इच्छा से धर्म बदल दे तो क्या संविधान उसे रोक सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, हमें तो धर्म की स्वतंत्रता है, हमें क्या है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, तो हम धर्म मानेंगे, हमारा प्रचार करेंगे, हम बाहरी व्यवहार से जुड़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास में अगर स्वतंत्रता है तो आर्टिकल नंबर कौन सा यूज हो रहा होगा, 25 का यूज हो रहा होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का यहां पे सिद्धांत लगेगा। लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता भी है हमारे पास में। अंतःकरण क्या कहता है, अंतःकरण कहता है कि मैं धर्म को मानूं ना मानूं ये मेरी मर्जी है, ये मेरी आंतरिक सोच पर डिपेंड करता है, ये मेरे विश्वास से जुड़ा हुआ है कि मैं किसी धर्म को मानूं या फिर ना मानूं। तो बेटा यहां पर केवल धर्म की बात नहीं की गई है, यहां पर धर्म को ना मानने वालों की भी बात की गई है, और उसी को कहते हैं अंतःकरण का सिद्धांत। तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी कहां से मिलती है, तो आपका वो आर्टिकल नंबर 25 से ही मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हाँ जी, धार्मिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि यहाँ पे धर्म को आप मान सकते हो,
लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लीजिए किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहते हो, उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो उस स्थिति में आपके पास में ये अधिकार भी है कि आप उस धर्म को ना माने। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर जो दे पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आपको पता है कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या करता है, जनसंहार में शामिल है, यानी इसने क्या करा दिया, नरसंहार करा दिया। आप जानते होंगे नरसंहार क्या होता है, कि जहाँ पे व्यक्ति को मारते चले जाना, उसे कहते हैं नरसंहार। इसे कहा जाता है जीनोसाइड। भीड़ के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाए, किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, तो इसे हम जीनोसाइड के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, तो ये राजनीतिक अपराध के रूप में बचाया जा सकता है कि नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नरसंहार कर दिया जाए तो क्या उसे राजनीतिक अपराध के रूप में बचाया जा सकता है या फिर नहीं बचाया जा सकता है। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन है कि 1948 के नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंभ पर संधि के तहत नरसंहार को किसके रूप में नहीं माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसके रूप में नहीं माना जाएगा, इसे पॉलिटिकल क्राइम नहीं माना जाएगा। ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अपराध का पार्ट है, ये यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन का पार्ट है, ये पॉलिटिकल क्राइम नहीं माना जाएगा। ये हुआ था हमारा यहाँ पे एक संधि के तहत कि अगर कहीं पर जीनोसाइड होता है तो वो एक प्रकार से अपराध है, लेकिन उसे पॉलिटिकल क्राइम नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ये किसके लिए किया जाता है, बताओ जल्दी से। जान का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहां पर स्नाइपर पता नहीं है भाई, और ये रोज, चलो, तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि ये जो है ना एक प्रकार से कैसा अपराध है, ये सामाजिक अपराध हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भीड़ के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यहां पे नरसंहार जो किया जा रहा है, इसे सामाजिक अधिकार माना जाता है, ना कि पॉलिटिकल अपराध माना जाएगा। तो आप यहां पे कौन सा आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपको पता है कि भाई आप लोग भी जिग जैग मूवमेंट करते हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीते हैं कुछ और पीने के बाद में जिग जैग मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही मूवमेंट कौन करने लग जाए, धूल के कण करने लग जाए, तो धूल के कण अगर पानी में तैरते हैं तो वो जिग जैग मूवमेंट करने लग जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी, यानी जिग जैग का मतलब क्या है, टेढ़ी मेढ़ी चाल जो होती है। तो टेढ़ी मेढ़ी चाल कैसे, कि वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, वो इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, तो ये किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास में ना कण जो थे वो उच्च मात्रा में थे, और इसके बाद में कंसंट्रेशन भी था क्या, उच्च मात्रा में था। तो इसी वजह से क्या होता है, उनके अंदर डिफ्यूजन होने लगता है, उनके अंदर यहाँ पे क्या होने लगता है, विसरण होने लगता है, और वैसे ही विसरण होगा तो उसके बाद में उनकी जो गति हो जाएगी उसको जिगजैग हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, और जैसे ही वो जिगजैग मूवमेंट करेंगे, जैसे ही वो जिगजैग मूवमेंट करेंगे तो उस वाली गति को हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अगर आप यहां पे कणों की बात कर रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर कोई चीज जा रही है तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन डिफ्यूजन होने के बाद यहां पर क्या हो जाए, यहां पर उनका मूवमेंट चेंज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। तो सूक्ष्म कण जो होते हैं वो द्रव या गैस में निरंतर और अनियमित गति करने लग जाएं, तो ऐसी स्थिति में उसे ब्राउनियन मोशन कहा जाएगा। आप लोग भी क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि एक अल्कोहल का सेवन करने के बाद में अपने जिग जैग मूवमेंट के साथ में चलते हैं, उनका पैर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए 10 बार टकराता है इधर उधर, तो ऐसी स्थिति को भी क्या कहा जाएगा, जिग जैग मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कभी भी चालान की बात करते हैं तो जो चालान काटा जाता है कभी कभी आपका जिग जैग मूवमेंट की वजह से भी चालान कटता है। उसका मतलब है कि आप जो गाड़ी जो है ना वो लहरा कर चल रहे थे, आप अनियमित यानी नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे, आप अनियमित गति कर रहे थे। और अगर ये चीज धूल के कणों के साथ हो जाए, अगर ये चीज यहाँ पे पानी के और गैस के कणों के साथ हो जाए, तो ऐसी गति को हम जिग जैग मूवमेंट के साथ साथ ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। बिना पिए नशे में रहने का गंडा है, ठीक है भैया, तुम्हें तो घमंडी होना चाहिए। पीने की जरूरत क्या है, हर चीज में नशे में तो रहते ही है वैसे ही। C4 कमांडो ढूंढ रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए कोई विभाग है,
आप उससे ना जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन दे दे मुझे किसी भी विभाग के बारे में, और यहां पर वो कहे कि वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो मेरे पास में नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो आप यहां पे क्या कह पाएंगे कि वो जो है ना वो किसी और को, यानी जानकारी जो है आपके पास नहीं है, तो ऐसा करो वो दूसरे विभाग के पास में उसको पहुंचा दो, और दूसरे विभाग के पास में पहुंचेगा तब वो आपको क्या यहाँ पर आंसर होगा, क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या उस जो हमारा जो जानकारी थी वो जानकारी अस्वीकृत हो जाएगी, क्या फिर वो जानकारी लौट कर नहीं आएगी, या फिर हमारा जो सूचना देने जो दिया गया था उसे रद्द कर दिया जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है, यानी वो जानकारी चाहता है कि ये विभाग में क्या क्या हो रहा है, और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है तो ऐसा प्राधिकरण क्या करेगा? तो आप यहां पे क्या करेंगे कि वो जानकारी जिससे आपने मांगी थी उसके पास में नहीं है और उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो दूसरे के पास में है, तो ये प्राधिकरण क्या कर देगा, उसके पास में चीजों को भेज देगा। क्या करेगा? इसे कहते हैं अग्रसरित करना। तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि ये जो है अग्रसरित कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर दिया जाएगा, यानी प्राधिकरण जिसके पास में वो जानकारी होगी उसके पास में उसको भेज दिया जाएगा। और जानकारी आपको कब तक देनी है? आपको जानकारी 30 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी होती है हमारे पास में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। तो आपके पास में कौन सा एक्ट है? ये RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि आपका कब आया था? 2005 में आया था। अगर किसी भी विभाग के पास में उसकी जानकारी नहीं है और वो दूसरे विभाग के पास में जानकारी है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे अग्रसरित कर दिया जाएगा। आवेदन अगर अस्वीकृत कर दिया जाता है, अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसको ही सूचना आपको मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपका अस्वीकृत नहीं किया गया है तो 30 दिन के अंदर उस विभाग को आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्या कहता है 11? मान लो सरकार की जमीन है और सरकार की जमीन से मिलने वाला जो वो सबसे बड़ा आय का स्रोत है, पैसे का स्रोत है, वो क्या है? तो आप कहेंगे ना सरकार जो है ना टैक्स लेती है। क्या करती है? टैक्स लेती है। अब वो टैक्स का यहां से पूछा गया है, आपका यहां पे पूछा गया है भू राजस्व के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो सरकार तो एग्रीकल्चर से भी यहां पे क्या लेती है? टैक्स लेती है, यानी कृषि की भूमि पर भी टैक्स लेती है। सरकार यहां पे वाटर टैक्स भी लेती है, यानी पानी से का भी टैक्स लेती है। अगर आप यहां पे कोई दूसरी जमीन ले रहे हो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है तो सरकार उस पर भी टैक्स लेती है, उसका भी मूल्यांकन करती है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है? तो यहां पर सिग्मा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। भाई 10 का आंसर, 10 का ऑप्शन नंबर सी, तो सी तो बताया यार। सिग्मा भाई यार तुम बहुत लेट हो यार। मैं आंसर बताकर आगे भी बढ़ गया, अगला क्वेश्चन बता दिया, उसका भी आंसर दे दिया, और तुम अभी पढ़ाने वाले पे पड़े हुए हो यार। थोड़ा सा आगे निकल आओ अगर पीछे हो तो। सिग्मा ने अब आंसर दिया है ए, और जान का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो ए आंसर इसका हो जाएगा, यानी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12। आपको पता है कि खाद्य प्रसंस्करण हमारे यहाँ पे है, और ये जो खाद्य प्रसंस्करण है वो अपने क्षेत्र में आधुनिक कृषि की अवसंरचना बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई सारी योजनाएं लेके आता है। तो आपने सुना होगा बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उनमें से एक योजना के बारे में पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? यानी ऐसी कौन सी योजना है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संबंधित है, कृषि के आइटम से संबंधित है, आधुनिक कृषि के आइटम से संबंधित है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है? तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमारे एक योजना लॉन्च करनी पड़ेगी, और उस योजना का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि ऐसी योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्योंकि कृषि के उत्पादों का यूज कर रहे हो तो आपको यहां पे क्या करना होगा? किसान की संपदा का यूज करना पड़ेगा। वहां से किसान की संपदा क्या है? किसान की संपदा है जो कृषि का पार्ट आप उससे ले रहे हो, जिस फसल को आप ले रहे हो वो किसान की संपदा है, और आप यहां पे उसका यूज करने वाले हो। इसलिए यहां पे क्या किया जाता है? योजना। इस योजना में आप कहेंगे सर मेगा फूड,
आप बहुत सारी योजनाओं को देखते हैं, मूगा मेगा फूड योजना बनाई जाती है, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर भी तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पार्क बनाए जाते हैं, मेगा फूड पार्क्स बनते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में ना फूड चेन की टेक्नोलॉजी आती है, तो फूड चेन यहाँ पे क्या की जाएगी, कोल्ड चेन भी बनाई जाएगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास में एक आर्टिकल है 263, कौन सा आर्टिकल नंबर 263। ये आर्टिकल क्या कहता है, स्थानीय सरकार और शहरी विकास को कॉरपोरेशन के लिए एक परिषद बनाने की बात करता है। क्या करता है, हमारी लोकल गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट को एक साथ लाने के लिए, एक साथ कॉरपोरेशन के लिए एक काउंसिल बनाने की बात करता है, एक परिषद बनाने की बात करता है। और वही आपसे पूछा गया है कि वो परिषद जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। अब ये क्या करेगा, ये राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच कॉपरेशन करने का काम करेगा, करने का काम करेगा, एडवाइजरी देने का काम करेगा, सजेशन देने का काम करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये कब बनाया गया होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1954 में, यानी 1954 में इसको बनाया गया था। ये याद रख लेना कि 1954 में आर्टिकल नंबर 263 का यूज किया गया था, ऐसे समझ लीजिए। मैं सिंगल हूं, लो यहाँ पे सिंगल डबल की बात हो रही है, मैं केंद्र और राज्य के कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र और राज्य के कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये अपने कोऑर्डिनेशन में लगे पड़े हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में समन्वय हो जाएगा, ये अपना काउंसिल बना लेंगे, ये लोग अपने अपने समन्वय कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपना काउंसिल बनाने में लगे हैं। वो कह रहा है मैं सिंगल हूँ, वो कह रहा है मैं डबल हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। भाई थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच और राज्य और राज्य के बीच बात चल रही है, आप अपनी बातें ना करो इसके अंदर, यहाँ पे ये चीजें मत लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अगले बात पे। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो सभी बच्चे, मेरी हेल्थ से लगता है कि मैं क्या हूं। सर आपके वीडियो में सॉन्ग किसने लगाया है? ये हमारी टीम करती है, मैंने नहीं लगाया है, मेरे ऊपर मत डाल देना, ये मेरी टीम करती है ऐसे काम। तो जो भी सॉन्ग लगाया है बस इसको सुन के बस उसको वीडियो को देखना होता है, शेयर करना होता है, कर देना, बाकी की चीज़ों पे ध्यान मत दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो चल रहा है, यानी 6 से 14 वर्षों को यहाँ बच के जो बच्चे हैं उनको ना मुफ्त शिक्षा दी जाए, और उनको ना अनिवार्य शिक्षा के तहत यहाँ पे क्या दिया जा गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया। इसके तहत क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था, आरटीई एक्ट कहते हैं। और आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था, तो आप कहेंगे सर 2009 में आया था और लागू जो होता है वो 2010 में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्ट अगर ला रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, संविधान में संशोधन किया और 86वां संशोधन कर लेते हैं हम, और इसमें हम क्या लेके आते हैं, एक एक्ट लेके आते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसके तहत हमने एक आर्टिकल भी डिसाइड किया गया होगा, जिसके तहत हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं। वो आर्टिकल नंबर आपका क्या है, 21A है। ये याद कर लेना कि ऑप्शन आर्टिकल नंबर 21A के तहत हमें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे क्या दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, वो भी मुफ्त दी जाती है। प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में आप देखते होंगे जो प्राइमरी स्कूल खुलते हैं वो जूनियर स्कूल खुलते हैं, उन सब में यहाँ पे क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। अब ये प्राइमरी स्कूल जो होता है इसका प्रावधान कितना होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, जूनियर स्कूल जो होता है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इसमें रेशियो भी होता है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा पढ़ाएगा, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा यानी जो पढ़ेगा तो वो उसके लिए यहाँ पे 30 बच्चों पर एक टीचर का प्रावधान भी किया गया है, यानी रेशियो पूछा जाए तो 1:30 का यहाँ पे रेशियो रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, भाई यहाँ पे कंगना बंगना की बातें ना करो, ठीक है, लग गया सॉन्ग तो लग गया, चल गया तो चल गया, बस बात खत्म होगी इसकी वहीं पे।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ना इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और इकोनॉमिक क्राइसिस होता है कब? 1991 में। कब होता है? 1991 में। और 1991 में हम क्या करते हैं? एक रिफॉर्म्स लाते हैं जिसे एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। यहाँ पे एलपीजी गैस की बात नहीं की जा रही है, एलपीजी अपने आप में एक रिफॉर्म्स है जिसके तहत हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कंपनियां दूसरे की कंपनी हमारे यहाँ पे भी आ सकती है और हम भी बाहर किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकते हैं। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनमें से अपने शेयर को सरकार जो है वो क्या कर लेती है? कम कर ले रही है। तो वो हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। और यहाँ पे लिबरलाइजेशन की कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे आकर व्यापार करना चाहती है तो उसके लिए जो नियम बनाए जाए वो उदारवादी नियम हो, वो आपके ज्यादा कठोर नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हमें ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियमों में खुलापन करना है, हमें ना एफडीआई को बढ़ावा देना है। तो ऐसे लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाजवादी शाख को कमजोर नहीं होने देना है। यानी ऐसा समाजवादी भाव को यहाँ पे क्या कर दिया? इसको प्रभावित कर दिया। यस, यहाँ पर एलपीजी ने क्या कर दिया? हमारी जो समाजवादी नीति चल रही थी, हमारी जो समाजवादी से रिलेटेड शाख थी, उसको क्या कर दिया? ये क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है, इसको कमजोर कर देता है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने नहीं, हम दूसरे की कंपनियों को अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरे के पैसा का यूज कर रहे हैं, हम अपने लोगों को कहीं ना कहीं पीछे कर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा माना गया कि इसने ना समाजवादी जो हमारी शाख थी, हमारी जो पहचान थी, उसको प्रभावित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। मजा आ रहा है सर आपकी क्लास लेने के बाद? भाई बढ़िया, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। से आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं और इसके साथ आप लाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर मैं कहूँ कि कोई सरकारी विभाग है और वो क्या चाहता है? जानकारी चाहता है, ठीक है? किसी सरकारी विभाग में जानकारी चाहिए और वो संस्था आपको जानकारी ना दे तो आप कहां जाएंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपील करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं जाकर अपील करनी होगी कि इस सरकारी विभाग से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी और इसने इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो यहां पर हम कहां जाएंगे? तो हम जाएंगे सीआईसी के पास। यानी भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो आप कहेंगे कि ये जो की गई थी ना सर, इसके लिए ना एक एक्ट लेके आए थे जो मैं बता चुका हूं, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट कब आया था? तो 2005 में आया था। और यहां पे इसके तहत हमने क्या बनाया था? सीआईसी बनाया था, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया था। और ये 2005 में आया, तो ये भी 2005 में ही बना होना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के तहत आप अपील कर सकते हैं, इसी के तहत आप शिकायत कर सकते हैं, और यही है जो आपकी शिकायतों का निपटारा भी करेगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करेगा कि आप किस विभाग की जानकारी चाहते हैं, किस विभाग के पास कितना पैसा आया और इसने कितना पैसा यहां पे खर्च कर दिया। ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं आरटीआई एक्ट के थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना। आपने बोला ना सरकारी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप कहां जाओगे? सीआईसी पे जाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अगले पर 17 पे। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? और यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जाएगी तो आपने 3 अखिल भारतीय सेवाएं देखी होंगी। ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जाना जाता है इसे, ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आप देखते हैं आईएएस आते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं आईपीएस आते हैं, इसके अंदर आप क्या देखते हैं? आईएफएस आते हैं। इनको भर्ती किया जाना है, इनकी इनसे रिलेटेड चीजें करनी है, आपको पेपर भी कराना है, यूपीएससी का पेपर कराना है। तो ये जो आपके इनको कंट्रोल भी करता होगा कोई, तो इसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई कानून होगा। और वो कानून कब आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवा एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2003 को मेरा जन्म हुआ था, मतलब 2003 को तुम्हारा जन्म हुआ था, मतलब करना क्या है मुझे ये तो बता दो कम से कम।
1971 बी आंसर दिया है। और यहाँ पे चलिए देखते हैं बेटा, ये याद रखना अखिल भारतीय सेवा अधिनियम की अगर बात करेंगे तो ये कब आता है, 1951 में आता है भाई। 1951 में यहाँ गया था ऑल इंडिया सर्विस एक्ट। आईएएस आईपीएस आईपीएस एफएस की स्थापना और संचालन करने का काम इसका ही होता है। वो बात अलग है कि इसकी शुरुआत में केवल आईएएस और आईपीएस हुआ करता था, आईएफएस को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस हमारे पास 2 हुआ करती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है, 3 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। भाई आप जो हरकतें कर रहे हो, मुझे लगता है आपको क्या करना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी। मतलब आप पर नहीं, बात यह आती है कि अगर यहां पर कोई भी अपराध हो जाए और उस अपराध को आपको जानकारी मिलती है और आप जानकारी को कहां जाते हैं, पुलिस के पास में जाते हैं और पुलिस को वो जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और पुलिस यहां पे क्या करती है, आपकी उन चीजों को एक कागज पर लिखने का काम करती है, यानी एक डॉक्यूमेंटेशन करती है। और डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एफआईआर। कि हमने क्या किया, हमने पुलिस में जाके यानी थाने में जाके एफआईआर लिखा दी। लेकिन ये एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। नाइस सेशन है भाई, थैंक यू भाई एसएससी जीडी। सिग्मा का आंसर है ना, हाँ सिग्मा भाई तुम्हारा आंसर आ तो सही रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेट आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे हैं तो उसको आप आगे कर लो, यानी आप लाइव जो क्लास चल रही है आप थोड़ा सा उससे थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो कोशिश करो कि उसको आगे यानी लाइव सेशन पर तक पहुंच जाओ। सिग्मा ने अब आंसर दिया है, डी आंसर दिया है। चलिए देखते हैं, अरेस्ट कर लो हमको सर। अरेस्ट का ऐसे ही कर लें, एफआईआर तो होने दो भाई। तो यहाँ पे क्या है, यहां पे एफ आई आर का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, आपने जाके पुलिस को जानकारी पहले बार के, यानी जैसे ही आपने अपराध देखा तो आपने जाके पहले क्या किया, आपने जानकारी पुलिस को दी। तो इसके कहेंगे कि आपकी पहली आई से हो जाएगा कि आपने इंफॉर्मेशन दी है। क्या दी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो एफ और आई से बन जाएगा पहली इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, पहली इंफॉर्मेशन। और आर से क्या हो जाएगा कि आप क्या करने आए हैं, उस पर रिपोर्ट करने आए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है एफ आई आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि जो हम ऑप्शन नंबर डी के तहत एफ आई आर की जो बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आप जब एफ आई आर कराने जाते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, पहली इंफॉर्मेशन है जिस पर मैं रिपोर्ट करने आया हूं, तो वही हमारी एफ आई आर कहलाती है। ठीक है, आपके पास कमेंट लेट पहुंच रहे हैं, हाँ अब ये नहीं पता कैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन जो भी है, जो क्लास तो भाई लाइव ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट मेरे पास में नहीं आ पा रहे होंगे, आ रहे हैं सारे कमेंट, लेकिन थोड़ा सा लेट आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम एक ऐसे इंसान की या ऐसे देश की जिसको हम अभी हाल फिलहाल में 3 बार एशिया कप में हरा चुके हैं और 1 बार कल संडे को हमने वर्ल्ड कप में हराया है। आप कहेंगे कि वर्ल्ड कप तो सर हो ही नहीं रहा है, तो भाई महिलाओं का भी वर्ल्ड कप होता है। तो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें हमने फिर से पाकिस्तान को हराया है। तो बात करते हैं पाकिस्तान का नाम यहाँ पे लिया क्यों जा रहा है। तो आपको पता है एक पोर्ट के बारे में पूछा गया है जिसका नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट। और ये ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, तो आप सभी को पता है पाकिस्तान में है। अक्की फिटनेस कह रहे हैं पहुंच तो रहे हैं, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, हाँ मेरे पास आ जरूर रहे हैं, ये तो है। जब आपका यहां पे कहेंगे कि ग्वादर पोर्ट की बात करेंगे, तो ये ग्वादर पोर्ट आपको कहां मिलेगा, ये आपको पाकिस्तान वाले इलाके में मिलेगा, जहां पे मैंने ये पूरा क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। जब आप यहां पे कहेंगे कि ये बनाया गया था किसके द्वारा, तो चाइना के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा बनाया गया था। और चाइना के द्वारा बनाया गया तो इसे कहा गया है ये सी पैक का हिस्सा है। अब ये कौन सा पैक है भाई, ये दारू वाला पैक नहीं है, ये पैक है। ठीक है, सी पैक। और ये सी पैक क्या है, चाइन, सी से हो जाएगा आपका चाइना, और भी हो सकता है कुछ, पी से हो सकता है पाकिस्तान, ई से है इकोनॉमिक, और सी से फिर से कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। और भारत इस पर आपत्ति करता है। क्यों आपत्ति करता है, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है ना, वो पाकिस्तान से नहीं, वो भारत से निकाल के जा रहा है। अब कहेंगे भारत से निकाला जा रहा है, भारत सरकार रोक नहीं पा रही है। भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, उस जगह से यहां पे चाइना क्या कर रहा है, उस विवादित क्षेत्र से अपनी रोड बना रहा है। रोड क्यों बना रहा है कि कोई भी अगर ये सामान को लेके आएगा तो इसे कहां से जाना पड़ेगा, इसे भारत के नीचे से जाना पड़ेगा, और यहां पे मलक्का स्टेट से होते हुए, सिंगापुर साइड से होते हुए, दक्षिण चीन सागर होते हुए, तब जाके ये चीन पहुंचेगा। तो ये सारा रास्ता था 2 महीने का रास्ता हुआ करता था। इसको क्या कर लिया कि कोई भी चीज आएगी वो पाकिस्तान पहुंचेगी, पाकिस्तान से रोड के माध्यम से कहां पहुंचेगी, ये पीओके पहुंचेगी, और पीओके से रोड से माध्यम
माध्यम से कहां पहुंचेगी, ये चाइना पहुंच जाएगी, जहां से ये 3 से 4 दिन में सारी चीजें आपके वहां पे पहुंच जाती हैं। तो 2 महीने को 4 से 5 दिन में यहां पे कन्वर्ट कर लेगा चाइना, इसीलिए ये बनाया जा रहा है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के पीओके से होकर निकल के जाता है, यानी भारत के कश्मीर से होकर निकल के जाता है, जिस पर कब्जा किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कहलाता है। इसलिए भारत इस पे विरोध करता है। भारत इसका विरोध इस वजह से करता है कि चाइना जहां पर एक तरफ कहता है कि यहां पे मैं किसी के विवादित क्षेत्र में पास नहीं काम नहीं करूंगा, और वो विवादित क्षेत्र में ही एक रोड निकालने का काम कर रहा है, यानी सब अपना अपना फायदा देखते हैं। ठीक है, कप चुरा के, हाँ वही कप चुरा के भाग गया भैया, एशिया कप जीते हम थे और वो लेके कौन भाग गया। जैसे वो चुरा के भागे ऐसे ही वो अपने आप कह देते हैं कि हम लोग जीते युद्ध। कैसे जीते थे कि भाई हम लोग ना बंदूकें चुरा लाए थे, मर गए थे वो अलग बात है, लेकिन हम चुरा के निकल आए थे बंदूकों को, हम जीत गए, 4 बंदूक ले आए, हम जीत गए। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको खुद करना है, मैं इसको नहीं कराने वाला हूं। आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आंसर दो या ना दो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, लेकिन आप लोग उसको करें ना करें आपकी मर्जी, क्योंकि आप लोग करते नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा जो काम है वो यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका अगर कोई भी डाउट होता है, आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं कि आपका ये डाउट है, आपको उसको क्लियर किया जाएगा आपके नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में इसी तरीके से मैं कंप्लीट करता रहूंगा। और मैंने कल भी आपसे पूछा था कि ये क्लास जो है इसमें लगभग 59 हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और प्रैक्टिस सेट के बाद हम ऐसा क्या करें, यानी आपको लगता है कि सर ये चीज करानी चाहिए, अगर आप ये चीज बताते हैं और आपके अकॉर्डिंग वो चीज हमें सही लगती है, तो हम आपके लिए वो चीज इसी टाइम पर 12 बजे लेके आने वाले हैं यूपीएसआई से रिलेटेड। तो यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट तो हम कर ही चुके हैं, इसके अलावा भी आपको और क्या एक्स्ट्रा में पढ़ना है, आपको और क्या जानकारी चाहिए, आप यार यहाँ पे क्या चीजें जानना चाहते हैं, तो वो आपके लिए पूरी तरीके से 1 घंटे की क्लास जो है वो आपको दोपहर 12 बजे मिल जाया करेगी। लेकिन कल भी आपके आंसर नहीं आए थे, आज भी आपके आंसर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से जो भी कुछ है पढ़ा दूंगा, वो मेरे ऊपर है। सर ऐसे ही आया करो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसके अलावा क्लास का आपको पता है कि ये जो टाइमिंग चल रही है वो आपकी 12 बजे चलती है, तो 12 बजे आप जीके जीएस की क्लासेस में मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जो 12:30 बजे चलती थी उसका आधा घंटा कम कर दिया गया है, यानी टाइम 1 घंटे ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो याद रखना कि चाणक्य बैच, हमारे यहाँ तो एक बैच भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और इस चाणक्य 2.0 बैच की बात करते हैं तो इसकी खासियत क्या है कि ये 99 में मिलने वाला है, 99 रुपए में मिलने वाला है। और इस 99 रुपए में आपको सारे जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो 2 साल के अंदर, वैसे तो कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है, लेकिन आपको ये कोर्स जो है वो 3 से 4 महीने या 6 महीने से पहले आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा, जहां पर आपको पूरा तरीके से सिलेबस को कवर कराया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस चल रही हैं, रोजाना चलती हैं, और रोजाना आप कई सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ में लाइव क्लासेस भी देखते हैं, और उनको कुछ फायदा हुआ है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपके डाउट खत्म हो जाते हैं। आपके लिए डाउट सेशन भी अलग से रखा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके जो डाउट होते हैं उसमें से मोस्टली डाउट जो है वो लाइव क्लास में खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए जो कोर्स है, अगर आप लाइव क्लास देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पे क्लासेस जो दी जा रही हैं उसमें मैथ्स की क्लास है, जीएस की क्लासेस है, हिंदी की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, और आपको यहाँ पे जीएस के लिए अलग अलग टीचर के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि ये बैच आपको मिल जाए तो आपको BYSC एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और BYSC एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन करेंगे, और लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, आपको हमारा होम पेज दिख जाएगा, जहां पे आपको पेड कोर्सेज दिख जाएंगे। और ये पेड कोर्सेज आपके लिए एक प्रकार से फ्री ही हैं। आप कहेंगे फ्री कैसे हैं, तो भाई जो टैक्स जाते हैं ना, केवल गवर्नमेंट वाले टैक्स का पैसा हम आपसे ले रहे हैं 99 रुपए, और ये 99 रुपए लेने के बाद में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई इतना सस्ता कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। आपको यहाँ पे 1500, 2000, 3000 या फिर 1000 से ऊपर के बैच मिलते होंगे, और वहां पर भी आपको यहाँ भी बहुत सही कई बार कोर्स भी अधूरा छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपको कोर्स भी पूरा कराया जाएगा, और 99 रुपए में केवल हम यहाँ पे टैक्स ही तो भर पा रहे हैं, पढ़ा तो हम फ्री ही रहे हैं एक तरीके से। तो एक अगर चाहते हैं कि भाई हमें पढ़ना है एक ऐसी जगह से जहां पे हमें कुछ सीखने को मिले, जहां से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, जहां पर ऐसा पढ़ाया जाए
जाए जो हमारी समझ में आए, जहां पर ऐसा पढ़ाया जाए जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाए, और इसी के साथ में क्वेश्चंस भी कराए जाएं, प्रैक्टिस भी कराई जाए, तो सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। वो मिल जाएगा आपको बाई एससी एप्लीकेशन पे मात्र 99 में। तो जल्दी करें क्योंकि ये मौका आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और अगर ये मौका निकल जाता है तो फिर आपका ये बैच है 599 में पहुंच जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ये बैच जल्दी से जल्दी लेना, तो आप अभी खरीद सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर से मौका मुश्किल मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका कोर्स चल रहा है 99 का, ये ऑफर में चल रहा है, और ये कब तक रहेगा मुझे लगता है शायद दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से खरीदें, जल्दी से हमारा पैसा भी बच जाए और हमें अच्छी पढ़ाई भी मिल जाए और हम अच्छे से रोजाना प्रैक्टिस भी कर पाएं, तो आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं बाई एससी एप्लीकेशन पे। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर 12 बजे। जियोग्राफी पढ़ा दो, सर को लाइक कर दो, छोटी गुड़िया मुझे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास का यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।